नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड के हमारी यूट्यूब क्लास में। मैं शुभम सिंह एक बार पुनः आप सभी का भूगोल की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज भूगोल का मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। मैं इस टॉपिक पर आज चर्चा करूंगा। ठीक है, आज मैं क्या क्या बताने वाले हूँ आप लोगों को। पहले तो पृथ्वी कौन कौन सी गति करती है, उन गतियों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। उसके बाद दिन रात की अवधि में अंतर कैसे होता है। देखिए, गर्मियों के मौसम में हमारे यहाँ दिन की जो अवधि होती है वो ज़्यादा हो जाती है, लंबी हो जाती है, जबकि रात की अवधि कम हो जाती है। सर्दियों के मौसम में रात की अवधि ज़्यादा हो जाती है, जबकि दिन की अवधि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, मैं इस टॉपिक पर आज चर्चा करूँगा। ठीक, उसके बाद आज हम देखेंगे ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, गर्मी का मौसम हमारे यहाँ कैसे आता है। ठीक है, ठंडे का मौसम कैसे होता है। ठीक है, बसंत ऋतु कैसे आता है, शरद ऋतु कैसे आता है। ठीक, तो ये सब आज हम देखेंगे। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम पृथ्वी जो है ये दो प्रकार की गति करती है। ठीक, पहली गति है घूर्णन गति, दैनिक गति से बोल सकते हैं, या इंग्लिश बोलते हैं रोटेशन। ठीक, दूसरी गति है परिक्रमण गति, रेवोल्यूशन या वार्षिक गति। ठीक, जो घूर्णन गति है इसको आप समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपने बचपन में लट्टू घुमाया होगा, लट्टू। ठीक, उस लट्टू को आप लोग देखे होंगे घूमते हुए। वो लट्टू एक ही जगह पर ऐसे ही अपने अक्ष पर घूमता रहता है। ठीक, एक ही जगह पर ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक, समझ लीजिए लट्टू है। ठीक, तो ये लट्टू अपने अक्ष पर एक जगह ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे किसी निश्चित दिशा में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। कैसे? पश्चिम से पूर्व में। ठीक, पश्चिम से पूर्व दिशा में मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो ये किस प्रकार की गति है? ये घूर्णन गति है। ठीक, ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी लट्टू की भांति अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है। उसी गति को बोला जाता है घूर्णन गति। और ये गति जो है, एक चक्कर इसको एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट, अर्थात सामान्यतः हम बोलते हैं 24 घंटे। ठीक है ना, एक दिन का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है घूर्णन गति को पूरा करने में। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है दैनिक गति। इसको दैनिक गति भी बोला है। दैनिक का मतलब होता है जो प्रतिदिन हो। ठीक, समझ में आया? ठीक, दिशा का आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व। ठीक, उसके बाद दूसरी गति है परिक्रमण गति, और इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन, इसे बोलते हैं वार्षिक गति। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप उदाहरण से समझिएगा। जैसे मान लीजिए बचपन में आपने खेला होगा। ठीक है, कोई बच्चा बीच में बैठ जाता है और उस बच्चे के चारों तरफ आप घूमते रहते हैं। ठीक, चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? उस बच्चे की परिक्रमा। जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक, बीच में, और आप ऐसे चारों तरफ गोल गोल ऐसे इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक, तो एक कोई है आदमी, कोई बच्चा है, घूम रहा है चारों तरफ इसके। तो ये किस प्रकार की गति कर रहा है? ये परिक्रमा कर रहा है उस बच्चे की, तो ये परिक्रमण गति कर रहा है। ठीक है, उसी ठीक प्रकार जैसे एक बच्चा बीच में बैठा है, गोले के बीच में बैठा है, और एक बच्चा ऐसे चारों तरफ गोलाकार पथ पर, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? किसी एक बच्चे को सापेक्ष मान करके उसके चारों तरफ गति कर रहा है, उसकी परिक्रमा कर रहा है। अर्थात ये कौन सी गति कर रहा है? परिक्रमण गति कर रहा है। ठीक, इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य को सापेक्ष मान करके उसके चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती रहती है। इसी को बोला जाता है रेवोल्यूशन या परिक्रमण गति बोला जाता है। और पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है, अर्थात 1 वर्ष का समय लगता है। इसलिए इस गति को हम वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। ठीक, इसको समझ लीजिए आप अर्थ है, ये इसको समझ लीजिए आप सन है, और ये समझ लीजिए जो है ये अर्थ है। ठीक, अब ऐसे चक्कर लगा रही है पृथ्वी। लेकिन पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पथ होता है वो दीर्घवृत्तीय होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है फिगर, लेकिन आप लोग फिगर से ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ठीक,
पृथ्वी मान लीजिए यहाँ से शुरू कर रही घूमना, इसको एक चक्कर ऐसे यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगता है? 365 दिन का समय लगता है, 6 घंटे अतिरिक्त भी लगते हैं, ठीक है। लेकिन उस 6 घंटे को हम नहीं जोड़ते हैं गणना की दृष्टि से, ठीक है, सुविधा के लिए हम नहीं जोड़ते हैं, बल्कि इस 6 घंटे को हम कलेक्ट करते जाते हैं, इसको इकट्ठा करते जाते हैं और चौथे वर्ष जोड़ लेते हैं, ठीक। 365 दिन हम समानता मानते हैं, 6 घंटे का समय और लगता है, लेकिन इसको हम नहीं जोड़ते हैं, इसको 3 वर्षों तक हम इकट्ठा करते हैं और चौथे वर्ष जोड़ते हैं 6 घंटे को, ठीक। तो 3 वर्ष तक इकट्ठा करेंगे कितना हो जाएगा? आप 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और इसमें चौथे वर्ष वाला भी 6 घंटा, ठीक है। तो 18 6 कितना हो जाएगा? 24 घंटा, अर्थात कितना दिन हो गया? 1 दिन, ठीक है। एक दिन ये भी बन जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष बीतने के बाद चौथे वर्ष जब होता है तो 6 घंटे करके हम जोड़ लेंगे, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा, 1 दिन हो जाता है, और चौथे वर्ष 1 दिन को भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जो वर्ष होता है लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन की अपेक्षा जगह 29 दिन हो जाता है, ठीक। समझ में आया होगा आशा करते हैं। लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है, इसको ज्ञात करने के लिए हम किसी ईस्वी क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो समझ लीजिए वो है लीप वर्ष, ठीक है। जैसे 2020 है, इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अर्थात 2020 कैसा सन है? ये लीप वर्ष है, ठीक है। और जो वर्ष लीप होता है उस वर्ष में फरवरी माह में 29 दिन होता है। कैसे होता है? ये 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है एक परिक्रमण गति करने में पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ, और 6 घंटा हम नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उस 6 घंटे को इकट्ठा करते जाते हैं, और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जब चौथा वर्ष आएगा तो 6 चौक 24 घंटा बन जाएगा वो, अर्थात 1 दिन बन जाता है। और तो 365 दिन में 1 दिन और जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है? 366 दिन हो जाता है। समझ में आया? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जो 1 दिन की वृद्धि हो रही है वो फरवरी माह में जुड़ जाता है, 29 दिन हो जाता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि घूर्णन गति का और परिक्रमण गति का हमारे जीवन में प्रभाव क्या है, ठीक है, हमारे जीवन में महत्व क्या है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो ये घूर्णन गति है, इसी गति के कारण, जो मैंने आपको बताया था लट्टू वाला उदाहरण, उस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, और मान लीजिए ये है पृथ्वी, तो बताइए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है, तो आधी पृथ्वी पर ही तो पड़ रही रोशनी, तो जहाँ पे रोशनी पड़ रही है वो क्या होगा? यहाँ पे दिन होगा, और जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही वहाँ पे क्या होगा? रात होगा। उदाहरण के लिए आप अपने घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी तरफ टार्च को जलाइए आप, और टार्च को एक दिशा में आप टार्च को जलाए हैं, और जिस तरफ टार्च की रोशनी जा रही है उसी तरफ टार्च के सामने एक गेंद लेकर के आप खड़े हो जाएं, ठीक है, और देखेंगे गेंद के अगले हिस्से में गेंद का जो हिस्सा टार्च की दिशा में है वो हिस्सा में रोशनी रहेगी, और वो हिस्सा जो होगा प्रकाशमान होगा, वहाँ पे क्या रहेगा? दिन होगा, ठीक है। जबकि गेंद का पिछला हिस्सा जो रोशनी की विपरीत दिशा में है, जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, अर्थात वहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे क्या होगा? रात होगा। तो समझने के लिए समझ लीजिए क्या है? सूर्य है, यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रहा है, ठीक। ये पृथ्वी है, तो आधे भाग पर प्रकाश पड़ रहा है और आधे भाग पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। जो इसका आगे वाला आधा भाग है वो पिछले भाग में प्रकाश नहीं जाने दे रहा, क्योंकि जो है पृथ्वी पारदर्शी नहीं है, कांच नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना। तो जो आधा भाग होता है उस पर ही रोशनी पड़ती है, और जहाँ पे रोशनी पड़ती है वो क्या होता है? दिन होता है। वहाँ पे उतने आधी पृथ्वी पर क्या होगा? दिन होगा, और आधे क्या होगा? रात होगा, ठीक है। और ये पूरी पृथ्वी घूमने में कितना समय लगता है? मैंने अभी आपको बताया 24 घंटे का समय लगता है। ऐसे पृथ्वी घूमती रहती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, ऐसे घूमती रहती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, इस प्रकार से, ठीक।
तो इतना पूरा घूमने में 24 घंटे समय लगता है, ठीक। तो आधा घूमने में कितना घंटा समय लगेगा? 12 घंटा, 12 घंटे का समय लगता है, ठीक। देखिए जो यहाँ पे दिन है, अब जब वो पृथ्वी घूमती हुई, पृथ्वी तो लगातार घूम ही रही है, जब यहाँ पे दिन है इस क्षेत्र में, जब ये क्षेत्र घूमते पृथ्वी के घूमने के कारण इस प्रकार से वो क्षेत्र पीछे चला जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा रात, और जहाँ पे रात है वो क्षेत्र जब घूमने के कारण आगे आ जाएगा, सूर्य के आगे वाले हिस्से में आ जाएगा, जो जहाँ पे प्रकाश है, तो वो रात वाला दिन का क्या हो जाएगा? दिन वाला हो जाएगा, और दिन वाला दिन हिस्सा क्या हो जाएगा? रात वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी गति कर रही है, लगातार निरंतर गति कर रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप रात जो है वो दिन बदल जाता है, दिन जो है रात में बदल जाता है, ठीक है। 12 घंटे पे ये होता है, लेकिन 12 घंटे की अवधि में अंतर पाया जाता है मौसम के अनुसार, ठीक है, पृथ्वी की स्थिति के अनुसार, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की क्या स्थिति है, ये सब कारण होते हैं। और इसी स्थिति के अनुसार आप देखेंगे ऋतु परिवर्तन होता रहता है, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ ऋतु होता है, मौसम होता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है, ठीक। समझ में आया ना? क्योंकि हमारा जो देश है भारत, ये विषुवत रेखा पर नहीं है। जो देश विषुवत रेखा पर होते हैं वहाँ पे दिन और रात की अवधि में अंतर नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं पाया जाता है अभी मैं आगे बताऊंगा, समझ में आया इतना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हिस्सा पिछले एरिया में पड़ रहा है वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे रात है, ठीक है। और वही एरिया जब आगे कुछ समय के बाद आगे आ जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा दिन, और जहाँ पे दिन है वो कुछ समय के बाद पीछे चला जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा रात। इतना आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गति के परिणाम, किस गति के कारण दिन और रात होता है, तो आप बताएंगे घूर्णन गति। समझ में आया? ठीक। देखिए यहाँ पे मैं 1-2 कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है घूर्णन गति के कारण। जो लट्टू वाली गति है उसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अगर ये गति ना हो तो पृथ्वी पर दिन और रात नहीं होगा, आधे भाग पर हमेशा दिन होगा, आधे भाग पर हमेशा रात होगा, ठीक है। अब ये पृथ्वी है, ठीक है, आधा एरिया मान लीजिए यहाँ सूर्य के सामने वाले हिस्से में है, तो यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, ठीक। अब अगर ये घूमने वाला काम ना हो, यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे क्या है? दिन, क्योंकि यहाँ पे रोशनी पड़ रही है। यहाँ पे क्या है? रात, क्योंकि यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही, ठीक। और ये अभी पृथ्वी घूम रही है तो ये वाला आगे आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे रात वाला हिस्सा दिन में बदल जाएगा और दिन वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, रात में बदल जाएगा। लेकिन अगर ये गति हो ही ना तो क्या होगा फिर? जहाँ पे दिन है वहाँ पे हमेशा दिन रहेगा और जहाँ पे रात है वहाँ पे हमेशा रात रहेगी, ठीक है। तो इस गति का महत्व हमारे लिए इस प्रकार है। और जो परिक्रमण गति है उसका महत्व कैसे है? जो पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, ठीक है, सामान्य तापमान हो जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। होली का मौसम आ जाएगा, बसंत ऋतु आ जाएगी, शरद ऋतु आ जाएगी। तो ये सब क्यों होता है? ये सब परिक्रमण गति का प्रभाव है, ठीक। देखिए पृथ्वी जो है सूर्य को सापेक्ष मान करके उसके चारों तरफ घूमती रहती है, तो उसकी स्थिति जो है सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है, ठीक। तो इसी गति के परिणाम स्वरूप मौसम बदलता है पृथ्वी पर, ठीक है। कैसे बदलता है मैं इसको आगे बताऊंगा। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग जान लीजिएगा। परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? दिन रात होता है, ठीक। ऋतु परिवर्तन जानने से पहले मैं आपको कुछ ग्लोब के बारे में बेसिक चीजें कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग समझिए। देखिए ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है, अक्ष, और जो पृथ्वी है वो 23.5 अंश 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक। ऐसे अगर झुकी ना होती तो कैसे होती पृथ्वी? ऐसे होती, ठीक। लेकिन ऐसे 23.5 अंश झुकी, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर ऐसे सीधा ना होकर के ऐसे है, ठीक है ना। तो ये 23.5 अंश जो है झुका हुआ है। ये जो हिस्सा होगा कितना होगा?
23.5 अंश, ये जो हिस्सा होगा 6.5 अंश होगा, ठीक है। तो इसको होना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये है ऐसे, तो कितना झुकी है? 23.5 अंश झुकी हुई है, समझ में आया ना। और इसी के झुके होने के कारण, इसी के पृथ्वी के झुकाव के कारण हमारे मानव जीवन पर या समूचे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु प्राणी पादप, उन पर प्रभाव क्या पड़ता है कि दिन और रात की अवधि में अंतर हो जाता है, ठीक। कभी हमारे यहाँ दिन का समय ज़्यादा रहेगा, मतलब दिन बड़ा रहेगा तो रातें छोटी रहेंगी, रातें बड़ी रहेंगी तो दिन छोटे रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दिन और रात की अवधि में अंतर, जैसे हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं, रातें हो जाती हैं छोटी, ठीक है ना। गर्मी के मौसम में क्या होता है, 5 बजे ही उजाला हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, और 7 बजे शाम होगा, ठीक। तो दिन की जो अवधि हो जाती है वो बड़ी हो जाती है, जबकि रात की अवधि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। और ठंडे के मौसम में क्या होता है, 6 बजे सुबह होगा और 5 बजे फिर शाम हो जाएगा, ठीक। तो ठंडे के मौसम में दिन की अवधि कम हो जाती है, रात की अवधि बढ़ जाती है, ठीक। ये सब क्यों होता है? ये पृथ्वी के झुके होने के कारण हो रहा है, ठीक है। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लीजिए, ठीक। चलिए कैसे क्या होता है बता रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए ये सूर्य है और ये प्रकाश वृत्त है, ठीक है। जो पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है ये है 23.5 अंश झुका हुआ, ठीक। लेकिन जो प्रकाश वृत्त का अक्ष है ये है, ठीक। इसको आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश वृत्त का अक्ष। अब प्रकाश वृत्त क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ेगा रोशनी और आधे भाग पर नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे अगर पृथ्वी की स्थिति ऐसे है और सूर्य यहाँ पे है तो जो है रोशनी ऐसे पड़ेगी पृथ्वी पर, इस प्रकार से, ठीक। समझ में आया ना, ठीक है। जो ये आधे भाग पर रोशनी पड़ रही है, इस अक्ष के इधर वाला एरिया जो क्या होगा, रात होगा, और इस अक्ष के इधर वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, दिन होगा। समझ में आया। तो ये प्रकाश वृत्त का अक्ष है और ये जो अक्ष है ये क्या है, पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है। इन दोनों में आप लोग अंतर आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये प्रकाश वृत्त है, इस प्रकाश वृत्त के पूर्व एरिया में क्या होगा, रात होगा, और इसके इधर वाले एरिया में क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको आप लोग बनाते जाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूँ, इस फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि दिन और रात की अवधि में अंतर कैसे होता है, ठीक है, और क्यों होता है ये समझिएगा, ठीक। ये पृथ्वी है और ये क्या है, पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है, पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है, और ये क्या है, ये प्रकाश वृत्त का अक्ष है, प्रकाश वृत्त का अक्ष है, ठीक। अब देखिए इसके बगल एक पृथ्वी और बना देते हैं। देखिए पृथ्वी पर आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से कुछ रेखाएं खींची गई हैं क्षैतिज रूप से, ऐसे इस प्रकार से, ठीक। तो जो ये रेखाएं क्षैतिज रूप से ऐसे ऐसे खींची जा रही हैं, ठीक। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं उनको मैं बता दे रहा हूँ। ये है 0 अंश अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। उसके बाद एक रेखा होती है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक। उसके बाद एक रेखा इसमें और होती है जिसे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये क्या है, कर्क रेखा है, और जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है क्या है, मकर रेखा है, ठीक। और जो 0 अंश अक्षांश रेखा है वो क्या है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा है। समझ में आया ना। इसे ही इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा को। इक्वेटर का मतलब होता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करे, ठीक, इक्वल करना, ठीक है, बराबर 2 भागों में बांट देना, ठीक। तो
इन अक्षांश रेखाओं को मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, अक्षांश देशांतर रेखा का एक अलग चैप्टर होता है, मैं उसको उस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है ना। आपको संख्या आधारित यहाँ पे मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो चैप्टर ये पृथ्वी गतियाँ हैं, मैं आपको अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में विस्तृत रूप से बताऊँगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर जो क्षैतिज रूप से कुछ खींची गई रेखाएँ हैं वो अक्षांश रेखाएँ हैं, ठीक है। और जो ये होता है क्या, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पोल। जो पृथ्वी का उत्तरी सिरा है इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, अर्थात उत्तरी ध्रुव आप बोल सकते हैं। और जो ये है क्या है, ये साउथ पोल है, इसे आप बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक। और जो ये है ये क्या है, जीरोवंश अक्षांश रेखा है, ठीक। उसके बाद भी कुछ अक्षांश रेखाएं हैं उत्तर दिशा में, और उसके दक्षिण दिशा में भी कुछ अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक। इतना आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या मैंने बनाया है, पृथ्वी का क्या है, वास्तविक अक्ष है, जबकि ये क्या है, प्रकाश वृत्त का अक्ष है, ठीक। अब मैं यहाँ पे सन बना रहा हूँ, सन, ठीक। तो यहाँ पे अक्षांश रेखा हम खींच देते हैं, इस प्रकार से हम कुछ अक्षांश रेखाएं पर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। फिगर अगर बहुत अच्छा न बन पाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिगर अच्छा न बन पाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखिए अब ये बन गया है, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं। आपको इस प्रकाश वृत्त को याद रखना है, ठीक। जो प्रकाश वृत्त है आपका, ये प्रकाश वृत्त का अक्ष है, आपको याद रखना है, ठीक। मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी के झुके होने के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है, लेकिन कैसे पाया जाता है इसको आपको यहीं पर समझना है, ठीक। मैंने आपको इसके पहले वाले फिगर में बताया कि प्रकाश वृत्त क्या होता है, प्रकाश वृत्त का अक्ष क्या होता है। तो जो ये प्रकाश वृत्त का अक्ष है, इसके इधर वाले एरिया में जो होगा, क्योंकि स्थिति जो है इस प्रकार से है, सूर्य इधर है, पृथ्वी इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्थिति में सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की इस स्थिति में क्या होगा कि प्रकाश वृत्त के अक्ष के इधर वाला जो एरिया होगा क्या होगा, रात होगा, ठीक। जो और इधर वाला एरिया क्या होगा, दिन होगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला इस अक्ष के इधर वाले एरिया में ही रोशनी पड़ रही, ठीक। जबकि इधर वाले एरिया में क्या हो रहा है, रात। क्यों, क्योंकि आगे वाला एरिया जो है वो पीछे वाले एरिया को ढक ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रकाश नहीं पड़ पा रहा है, प्रकाश नहीं जा पा रहा वहाँ तक, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा रात, ठीक, क्योंकि वहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही, ठीक। देखिए आपका वास्तविक अक्ष इस प्रकार से है, ठीक, और अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये जीरोवंश अक्षांश रेखा है, इसे आप बोल सकते हैं भूमध्य रेखा भी। मैं आपको बार बार कोई चीज़ रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। देखिए भूमध्य रेखा ये है, ठीक। केवल एक ही भूमध्य रेखा, केवल एक अक्षांश रेखा ऐसी है, भूमध्य रेखा, जहाँ पे प्रकाश वृत्त का अक्ष और पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है, इसको दो बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, ठीक है ना। जो प्रकाश वृत्त का अक्ष है और पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है, ये दोनों अक्ष जो हैं ये केवल जीरोवंश अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा को ही दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। बाकी सभी अक्षांश रेखाओं को कम या ज़्यादा में बांट रहे हैं, ठीक है। अभी इधर जो इसके इधर वाला एरिया है वहाँ पे है रात, जो इसके इधर वाला एरिया वहाँ पे है दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका ज़्यादातर हिस्सा क्या है, दिन वाले एरिया में होगा, ठीक है, दिन वाले एरिया में है। यहाँ पे देखिए, और जैसे जैसे आप ध्रुवों से ऐसे आप जाएंगे भूमध्य रेखा की तरफ, वैसे वैसे आप देखते जाएंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं धीरे धीरे उनकी जो है उनका ज़्यादातर हिस्सा क्या कहाँ जा रहा है, रात वाले एरिया में जा रहा है, ठीक है। इस यहाँ पे जो अक्षांश रेखा है
ये पूरी की पूरी अक्षांश रेखा क्या है, यहाँ पे दिन है, ठीक है ना, ये ध्रुव में आएगा, ठीक है ना। और ये जो अक्षांश रेखा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हिस्सा रात वाले एरिया में है और बाकी हिस्सा यहाँ पे दिन वाले एरिया में है। तो यहाँ पे जो रात होगी छोटी होगी, छोटी सी रात होगी, और ज़्यादातर जो हिस्सा होगा दिन का होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे जैसे हम जा रहे हैं भूमध्य रेखा की तरफ, देख रहे हैं भूमध्य रेखा पे स्थिति ये बन जाती है कि ये जो अक्षांश रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा, ये 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर 12 घंटे रात होता है तो 12 घंटे दिन होता है, क्योंकि जो अक्षांश रेखा है, देखिए दिन और रात कैसे होता है, अक्षांश रेखाओं का जितना भाग प्रकाशमान या अंधकारमय रहेगा उसी अनुपात में दिन और रात की अवधि होती है, ठीक है। अगर ज़्यादातर हिस्सा दिन वाले एरिया में है तो वहाँ पे क्या होगा, दिन बड़े होंगे, और अगर ज़्यादातर हिस्सा रात वाले एरिया में है तो वहाँ पे क्या होगा, रातें बड़ी होंगी। अगर ज़्यादातर अक्षांश रेखाओं का हिस्सा दिन वाले एरिया में है तो वहाँ पे दिन बड़े और रातें क्या होंगी, छोटी, ठीक है। क्योंकि जो ये अवधि है 24 घंटे में ही पूरा करना है, ठीक, 24 घंटे का ही टोटल अवधि होता है। तो अगर अक्षांश रेखाओं का आधा हिस्सा जो है ये इधर ये है अंधकारमय है, आधा हिस्सा जो है ये प्रकाशमान है, तो 12 घंटे यहाँ पे दिन हो जाएगा, 12 घंटे रात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था ये पोल होता है, ये पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, अक्षांश रेखाओं का ज़्यादातर हिस्सा या तो अंधकारमय हो जाता है या तो प्रकाशमान हो जाता है। इधर आ रहे हैं दक्षिण, इस स्थिति में पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की इस स्थिति में अगर हम भूमध्य रेखा से दक्षिणी दिशा में आ रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं का ज़्यादातर हिस्सा जो कहाँ पे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है उजाले वाले एरिया में, वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे दिन बड़े होंगे। और अगर भूमध्य रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं का ज़्यादातर हिस्सा क्या पड़ रहा है, अंधकारमय वाले एरिया में पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या होंगे, रातें बड़ी होंगी, दिन छोटे होंगे। अभी यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ज़्यादातर इतना ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे जो है ये रात वाले एरिया में है, ठीक है, यहाँ पे रातें बड़ी होंगी, अर्थात यहाँ ठंडी मौसम है, ठीक। और यहाँ पे इतना हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा क्या है, यहाँ पे केवल अक्षांश रेखा जो है थोड़े से हिस्से में केवल आ रहा है, ठीक, यहाँ पे। तो यहाँ पे दिन क्या होंगे, छोटे होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे एकदम बहुत सारा ज़्यादा मतलब लगभग 90% हिस्सा जो है वो आ गया है रात वाले एरिया में, और केवल 10% हिस्सा जो है वो आ रहा है दिन वाले एरिया में। तो यहाँ पे रातें बहुत बड़ी होंगी और दिन बहुत छोटे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से छोटे होते होते यहाँ पे ध्रुवों पर 6 महीने की रात हो जाती है और 6 महीने का यहाँ पे दिन हो जाता है, ठीक। और ये 6 महीने की रात 6 महीने के दिन कब बदलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ध्रुवों पर पूरा का पूरा अक्षांश, जो पूरी की पूरी अक्षांश रेखा है, अक्षांश वृत्त है, ये आ रहा है उजाले वाले एरिया में, तो यहाँ पे 6 महीना दिन होगा इस स्थिति में, ठीक है ना। अभी मैं आपको परिक्रमण गति के बारे में नहीं बताया हूँ, क्योंकि परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती भी रहती है। तो यहाँ पे अगर सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, 6 महीने रात होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा की पूरी अक्षांश रेखा जो है ये आ जा रही है अंधकारमय वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या होंगे, 6 महीने की रातें होंगी और यहाँ पे क्या होंगे, 6 महीने दिन होंगे, ठीक है। अभी यही जो पृथ्वी है अगर इसके इधर आ जाए, ठीक है, बाईं तरफ आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिन और यहाँ पे हो जाएंगे रात। इतना समझ में आया कि दिन और रात की अवधि में अंतर कैसे पाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से, कुछ आप लोग मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, भूमध्य रेखा से आप जाएंगे, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे तो या तो ज़्यादातर हिस्सा प्रकाशमान हो जाएगा या तो ज़्यादातर हिस्सा अंधकार में हो जाएगा, और उसी अनुपात में दिन और रात की अवधि निश्चित होती है, ठीक। अगर यहाँ पे ज़्यादातर जो अक्षांश रेखाओं का हिस्सा है अगर अंधकारमय है तो यहाँ पे रातें बड़ी होंगी और दिन क्या होंगे, छोटे होंगे। और यहाँ पे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जब आ जाएंगे पूरा का पूरा अक्षांश रेखा, जो पूरी अक्षांश रेखा है आ रही है अंधकारमय वाले एरिया में, तो यहाँ पे क्या होगा, रात ही रात होगा, यहाँ पे दिन होगा ही नहीं, ठीक। और जैसे जैसे हम इधर आ जाएं अगर भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो अक्षांश रेखाओं का हिस्सा है वो क्या है, वो प्रकाशमान है, तो यहाँ पे दिन बड़े होंगे और रातें क्या होंगी, छोटी। और जब यहाँ पे आ जाएंगे तो पूरा का पूरा अक्षांश रेखा वहाँ के यहाँ पे क्या हो जा रही है, प्रकाशमान है, तो यहाँ पे दिन ही दिन होगा, रात होगी ही नहीं। इतना समझ में आया। मैं इसको फिगर को मिटा दे रहा हूँ, आपको मैं कुछ फैक्ट लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक, या तो स्क्रीन शॉट लीजिएगा।
पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। ठीक, उसके बाद भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि सदैव बराबर होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा का आधा हिस्सा प्रत्येक स्थिति में प्रकाशमान होता है और आधा हिस्सा प्रत्येक स्थिति में अंधकार में होता है। बराबर बराबर हिस्सा उजाले वाले में एरिया में और बराबर हिस्सा उसका उतना ही हिस्सा अंधकार में होगा। तो वहाँ पे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ठीक, उसके बाद भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं का ज़्यादातर हिस्सा या तो प्रकाशमान मान होगा या तो प्रकाशमान होगा या तो अंधकारमय होगा। इसी अनुपात में पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि निश्चित होती है। ठीक, इसी अनुपात में पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि निश्चित होती है। इसी प्रकार एक स्थिति ऐसी आती है सॉरी इसको मत लिखिएगा। इसी प्रकार ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। छः महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, और ये दक्षिण ध्रुव है, ये साउथ पोल है। अगर यहाँ पे रात होगा तो यहाँ पे दिन होगा, क्योंकि ध्रुव पर 6 महीने रात 6 महीने दिन होता है। अगर यहाँ पे रात होगा, पृथ्वी पर एक साथ दोनों ध्रुवों पर एक ही समय नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात होगा, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात होगा, यहाँ पे रात है तो यहाँ पे दिन होगा। इतना समझिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके अगले लाइन से लिखिएगा आप लोग। उत्तरी ध्रुव पर यदि दिन है तो दक्षिणी ध्रुव पर रात होगी। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिखिए।
ठीक, इतना आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी आपको लिखनी जरूर थी, मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। ठीक, चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटा दे रहे हैं। ठीक, ठीक, एक पॉइंट आप लोग और लिख लीजिए। पृथ्वी यदि सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन हमेशा बड़े, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक गोलार्ध में दिन हमेशा बड़े और रातें छोटी होती। ठीक, पृथ्वी यदि सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में क्या होगा, दिन हमेशा बड़ा होता और रातें छोटी, और दूसरे गोलार्ध में क्या होता, और दूसरे गोलार्ध में रातें हमेशा बड़ी और दिन छोटे होते। ठीक, ऐसा करते इतना समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक ध्रुव पर हमेशा दिन, तो एक ध्रुव पर हमेशा रातें होती। ठीक है, इतना आशा करते समझ में आया होगा। अभी मैं आगे जब परिक्रमण गति पढ़ाऊंगा, जब ऋतु परिवर्तन बताऊंगा, तब आगे और क्लियरिफाई कर दूंगा और थोड़ा सा और समझा दूंगा। ठीक है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो लिख लीजिए। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए इसके आगे हम समझते हैं ऋतु परिवर्तन। ठीक है, परिक्रमण गति के कारण जो ऋतु परिवर्तन होता है, मौसमों में परिवर्तन होता है, उसको हम कैसे देखते हैं। इसमें 4 स्थितियां समानता बनती हैं। ठीक है, जैसे देखिए सूर्य है और ये मैंने पृथ्वी की 4 स्थितियों का फिगर बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। ठीक है, इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे ये पृथ्वी है। ठीक है, ऐसे घूम रही है चारों तरफ सूर्य की। ठीक, तो इसको घूमने में कितना समय लग रहा है, 365 दिन का समय लगता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, इस कारण मौसम में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको वही दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, देखिए अभी इस स्थिति में मैंने आपको इसके पहले जो बताया कि दिन और रात की अवधि में अंतर वाला जो फिगर बनाया था, उसमें जो स्थिति थी वो 22 दिसंबर की स्थिति थी। ठीक है ना, ऐसे पृथ्वी इस तरफ थी और सूर्य इसके बाएं तरफ था। ठीक, तो इस स्थिति में देखिएगा सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है कहाँ पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। ठीक है ना, इस हिस्से में पड़ रहा है, पश्चिमी हिस्से में, और जो दक्षिणी गोलार्ध का ज़्यादातर हिस्सा है वो किस हिस्से में आ जा रहा है, पश्चिमी हिस्से में आ जा रहा है। दक्षिणी गोलार्ध का ज़्यादातर हिस्सा पश्चिमी हिस्से में आ जा रहा है। तो यहाँ पे रोशनी, यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, यहाँ पे गर्मी होगी। ठीक,
इसलिए यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा, ठीक है ना। 6 महीने दिन 6 महीने की रात होती है। अब जो यहाँ पे अक्षांश रेखाएं हैं कि पूरी की पूरी ये क्या है, ये प्रकाशमान है, यहाँ पे दिन होगा, ठीक है ना। अब जो ये दिन होगा ये कब रात बदलेगा, ये इतनी जल्दी रात में नहीं बदल जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से इस फिगर को उठ करके यहाँ पे आना पड़ेगा, ऐसे इधर, और इतना यहाँ से यहाँ आने में 3 महीना और यहाँ से यहाँ आने में 3 महीना और 6 महीना। इस फिगर को यहाँ आने में विपरीत होने में ठीक 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि इसको घूमने में कितना समय लग रहा है, पूरा 12 महीना लग रहा है। तो 3 महीना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फिर 3 महीना, 6 महीना, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 महीना, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 महीना, तो 3 चौक 12 महीना ऐसे लगता है, समझ में आया ना। तो इसको यहाँ पे आने में क्या होगा, 6 महीने लगेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिन है जब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला हिस्सा यहाँ प्रकाशमान है, यहाँ पे दिन है। अब यहाँ इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा के देखिए अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि जो इधर है, अब इस फिगर में यहाँ वाला एरिया जो होगा ये दिन होगा, जबकि यहाँ वाला क्या होगा, रात होगा, ठीक है ना। तो इस फिगर में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो ध्रुव है यहाँ पे क्या होंगी, रात हो जाएंगे। दक्षिण ध्रुव जो होगा, दक्षिण ध्रुव पर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण ध्रुव पर क्या होगा, दिन होगा, 6 महीने दिन होगा, 6 महीने रात होगी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर एक देश लिया है बताने के लिए, समझाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। आपको गोलार्ध अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक फिगर बना दे रहा हूँ। ये पृथ्वी है, 0 अंश अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को मध्य से विभाजित कर देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। इस भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा में जो आधा पृथ्वी का हिस्सा होता है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो आधा हिस्सा दक्षिणी दिशा में उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इतना समझ में आया ना, ठीक। तो जो इस भूमध्य रेखा के इधर वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो इधर वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, गर्मी का मौसम है, और जो ऑस्ट्रेलिया देश पड़ता है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। और जो भारत पड़ता है कहाँ पे है, आपको जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो आप भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और 23.5 अंश अक्षांश रेखा इसके भारत से बीचों बीच से गुजरती है। तो भारत कहाँ है, इधर उत्तरी गोलार्ध में है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और इस स्थिति में 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगा, और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम है तो भारत में क्या होगा, ठंडी होगा। ठंडी होती ही है भारत में, 22 दिसंबर में भीषण ठंडी होती है, बहुत कड़ाके की ठंड होती है, ठीक। जबकि इसी समय 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होता है, इसी समय ऑस्ट्रेलिया में बहुत भीषण गर्मी हो रही होती है, समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे 22 दिसंबर वाली स्थिति में क्या होता है, ध्रुव पर रात होती है, और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है, दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए उत्तरी ध्रुव, ठीक। भारत में ठंडी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी, ठीक। और ये 22 दिसंबर की स्थिति है। इस स्थिति में क्या होती है, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, इसलिए यहाँ पे इसको बोल सकते हैं मकर संक्रांति के नाम से बोल सकते हैं, या उत्तरायण बोल सकते हैं। उत्तरायण का मतलब जब सूर्य का जो होता है उत्तरी, मतलब इसको यहाँ पे दक्षिणायन बोल सकते हैं आप, दक्षिणायन बोल सकते हैं, ठीक है। जब सूर्य का दक्षिणी हिस्सा सूर्य के आगे आता है तो क्या दक्षिणी हिस्सा, देखिए ऐसे इधर नहीं हो गया है, सूर्य की तरफ अग्रसर है, ठीक, तो दक्षिणायन है, ठीक। इतना समझ में आया। इसके बाद पृथ्वी ऐसे ही बढ़ रही है, ऐसे ही बढ़ रही है आगे अपने पथ पर, तो एक स्थिति यहाँ पे आती है अपसौर वाली, आप लोग सुने होंगे उपसौर। उपसौर का मतलब क्या होता है, देखिए उप का मतलब होता है, उप का अर्थ होता है समीप, ठीक। तो उपसौर का मतलब क्या होगा, जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है, सर्वाधिक पास होती है। देखिए जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय पथ पर गति कर रही है, इसलिए कभी पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास होती है तो कभी पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये घटना है ये उपसौर वाली घटना कही जाती है, और ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे पृथ्वी आगे बढ़ती है तो एक स्थिति बनती है उपसौर वाली, ठीक है। उपसौर की स्थिति बनती है, इसको हम बोलते हैं, उपसौर का मतलब क्या होता है, देखिए उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप, पास होना, ठीक। उपसौर, तो उपसौर के समीप मतलब सूर्य के समीप। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय अंडाकार पथ पर गति करते हैं, इसलिए पृथ्वी कभी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है तो कभी सर्वाधिक पास होती है। अगर वो वृत्तीय पथ पर गति करती तो पृथ्वी की जो दूरी होती है सूर्य से प्रत्येक दशा में बराबर होती है, लेकिन
दीर्घवृत्तीय पथ पर गति कर रही है। इस कारण कभी पृथ्वी की दूरी सूर्य से ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। आप लोग यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जान लीजिएगा। पृथ्वी की सूर्य से सर्वाधिक जो दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, और सबसे कम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इतना जान लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी जो होती है सूर्य से कितनी दूर है? 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं उपसौर। अब उपसौर की जो घटना घटती है, जो ऐसी स्थिति बनती है, वो 3 जनवरी को बनती है, ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 3 जनवरी को तो भारत में क्या होता है, बहुत ठंडी होती है, ठीक है, जबकि सूर्य के बहुत समीप पृथ्वी हो जाती है। जब सूर्य के बहुत समीप हो जाएगी तो गर्मी होना चाहिए, लेकिन भारत में तो बहुत ठंडी होती है जनवरी में, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि ऐसी स्थिति में जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और उपसौर वाली स्थिति में क्या होता है, जो भारत पड़ता है वो पृथ्वी के उस हिस्से में है जहाँ पर प्रकाश पहुँच नहीं रहा है ठीक से, ठीक है, जहाँ पे अभी ठंडी का मौसम है। ऐसे देखिए, अभी जो इधर वाला एरिया है यहीं पे तो दिन होगा, यहीं पे तो गर्मियाँ होंगी, ठीक है। जब ये इधर अभी यहाँ पे आ जाएगा तब गर्मी होगा भारत में भी। अभी इधर वाले एरिया में क्या है, अच्छा, यहाँ के उत्तरी गोलार्ध में जो होगा अक्षांश रेखाओं के जो ज़्यादातर भाग होंगे वो क्या होंगे, अंधकारमय होंगे। इस स्थिति में तो जब अक्षांश रेखाओं का ज़्यादातर भाग अंधकारमय है तो यहाँ पे ठंडी का मौसम होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में अक्षांश रेखाओं का ज़्यादातर भाग जो है वो प्रकाशमान है, तो यहाँ पे गर्मी मौसम होगा। तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उपसौर की स्थिति में भारत में गर्मी नहीं होती है, ठीक है। जब उपसौर की स्थिति जब बनती है तो ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी का अनुभव किया जाता है, बहुत अत्यधिक गर्मी होती है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में भी है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के सर्वाधिक समीप भी चली जाती है, और जब सूर्य के सर्वाधिक समीप जाती है तो दक्षिणी गोलार्ध पर ही प्रभाव पड़ता है समीप जाने का। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में उपसौर की स्थिति में भीषण गर्मी का अनुभव किया जाता है, ठीक है, जबकि उसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत कहाँ है, भारत है उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे अभी सर्दी का मौसम है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो सर्दी का मौसम है ये कब बदलेगा, अभी जब ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जब पृथ्वी इधर अपनी स्थिति को चेंज कर लेगी तब बदल जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो स्थिति है वो है 21 मार्च की स्थिति। इस स्थिति को हम बोलते हैं बसंत ऋतु, ठीक है। हमारे यहाँ लगभग भारत में होली का मौसम होता है, सामान्य तापमान होता है, ना गर्मी ज़्यादा होगा ना ठंडी ज़्यादा होगा, सामान्य तापमान होगा, और दिन और रात की अवधि का जो अवधि होती है वो भी लगभग समान होती है, लगभग बराबर दिन होगा और रात होगी, ठीक है ना। दिन बड़े होंगे ना रातें बड़ी होंगी, ठीक। इसको विषुव बोलते हैं, ठीक। विषुव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकें। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रही हैं, इसलिए इस स्थिति को क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स, इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक। समझ में आया? विषुव की स्थिति 365 दिन में 2 बार बनती है, ठीक है ना। एक यहाँ पे 21 मार्च में और एक 23 सितंबर को, ठीक है। ऐसे 2 बार वर्ष भर में 2 बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जब हमारे यहाँ तापमान सामान्य होता है। एक कब होता है, 23 सितंबर को, एक होता है 21 मार्च को, ठीक है। 23 सितंबर को भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, सामान्य तापमान होता है, दिन और रात की अवधि में अंतर नहीं होता है, लगभग सामान्य होता है। लगभग 12 घंटे एक दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी लगभग, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आया। यहाँ पे सूर्य किरण लंबवत चमक रही है, कहाँ पे, विषुवत रेखा पर, इसलिए विषुव बोलते हैं। 21 मार्च की स्थिति है, बसंत ऋतु होता है, सामान्य तापमान पर। इस स्थिति में पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सभी जगहों पर क्या होगा, सामान्य तापमान होगा, बहुत ज़्यादा ना गर्मी होगी ना ठंडी होगी, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो स्थिति आएगी 21 जून की स्थिति, ठीक है। अब जो 22 दिसंबर की स्थिति थी इसकी ठीक विपरीत वाली स्थिति है 21 जून की स्थिति, ठीक है, क्योंकि 6 महीने इसको लगा है यहाँ आने में, ठीक है। तो जो यहाँ उत्तरी ध्रुव पर रात थी वो अब क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी। अब देखिए जून में भारत में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। क्यों? क्योंकि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और 21 जून की स्थिति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध वाला ज़्यादातर हिस्सा जो होता है प्रकाशमान होता है, सूर्य के सामने होता है। देखिए इधर, ठीक है ना, दिख रहा है, और भारत यहाँ है, तो इसलिए भारत में गर्मी होती है। भारत में गर्मी
उत्तरी ध्रुव पर दिन, ठीक है। अभी जो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव था ये पिछले हिस्से में था, यहाँ पे रात थी और यहाँ पे दिन था। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ दिन हो गया है और यहाँ पे हो गई रात, ठीक है। तो इतना आने में यहाँ पे कितना समय लगा, 6 महीना। इसीलिए ध्रुव पर 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होती है, ठीक। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर क्या है, दिन है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, गर्मी है। जैसे भारत में गर्मी होता है 21 जून में, और जब भारत में गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ठंडी हो, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी मौसम होगा, दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, रात होगी। और रात क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अंधकारमय है ज़्यादा एरिया, ठीक है। तो अंधकारमय होने के कारण यहाँ पे 6 महीने रात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिन था दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे क्या है, रात है, ठीक। यहाँ पे सूर्य के सामने पड़ रहा था तो यहाँ पे दिन था, यहाँ पे पीछे पड़ रहा है तो यहाँ पे रात है। इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, 6 महीने समय लगा। अब ये स्थिति फिर से विपरीत कब होगी, 6 महीना बाद होगी, ठीक है। तो इसलिए ध्रुव पर 6 महीने दिन, 6 महीने रातें होती है, ठीक। इतना समझ में आया। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी मौसम है, उत्तरी ध्रुव पर दिन है और भारत में गर्मी है, समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब जून से हम आगे बढ़ेंगे तो जुलाई में हमें 4 जुलाई को एक ऐसी स्थिति बनती है जिसको हम बोलते हैं अपसौर। अपसौर का मतलब होता है जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर पृथ्वी हो, 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर हो, सबसे दूर हो जाए, ठीक है ना, सर्वाधिक दूरी पर हो जाए पृथ्वी, तो इसको बोलते हैं अपसौर, ठीक है। तो देखिए अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि जब पृथ्वी सर्वाधिक सूर्य से सर्वाधिक दूर हो जाती है तो यहाँ पे फिर दूर होने का मतलब ठंडी मौसम क्यों नहीं होता है, जुलाई में तो गर्मी होती है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भारत है वो भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, और देखिए इस समय जुलाई में उत्तरी गोलार्ध ही सूर्य के सामने पड़ता है, तो दूर भले हो जाता है लेकिन उसके सामने ही पड़ रहा है तो गर्मी मौसम स्वाभाविक होगा ही, ठीक है। और इस जो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव मतलब दक्षिणी गोलार्ध है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में 4 जुलाई को बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, समझ में आया ना, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से वही विषुव वाली स्थिति आ जाएगी, 23 सितंबर की स्थिति। इसको बोलते हैं शरद ऋतु, इस समय होता है शरद ऋतु। 23 सितंबर की स्थिति है, सामान्य तापमान होता है और विषुव बोलते हैं इस स्थिति को, इक्विनॉक्स बोलते हैं। विषुव का मतलब फिर से वही वाली बात कि जब सूर्य की किरणें लंबवत चमके विषुवत रेखा पर तो उसे बोलते हैं विषुव, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, सूर्य की किरणें कहाँ चमकेंगी, मकर रेखा पर लंबवत चमकेंगे, मकर संक्रांति हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्क संक्रांति हो जाएगा। यहाँ पे कर्क संक्रांति, यहाँ पे मकर संक्रांति, मैंने लिखा यहाँ मकर संक्रांति। यहाँ पे क्या होगा, सामान्य तापमान होगा, यहाँ पे विषुव होता, ठीक है ना। इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं, जबकि इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, यहाँ पे मकर रेखा पर लंबवत चमकेंगे तो मकर संक्रांति, यहाँ पे कर्क रेखा पर लंबवत चमकेंगे तो यहाँ पे कर्क संक्रांति। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। वर्ष भर में 2 बार विषुव होता है और जब विषुव का स्थिति बनती है तो पूरे पृथ्वी पर सामान्य तापमान होता है, जबकि एक बार क्या होगा, मकर संक्रांति होगा, एक बार कर्क संक्रांति होगा। मकर संक्रांति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। कर्क संक्रांति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी मौसम होगा और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी मौसम होगा। इतना मैंने आपको बताया, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सहायता जरूर मिला होगा, ठीक है। मैंने आपको आज बताया कि पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है और इन गतियों का हमारे मानव जीवन पर, प्राणियों पर, पादपों पर प्रभाव क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको आज इतना सब कुछ बताया है। आगे की क्लास में बताऊंगा ज्वार भाटा, और उसके बाद मैं बताऊंगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब बताऊंगा, सिजगी और एक रेखीय स्थिति बताऊंगा, मैं ये सब बताऊंगा आगे की क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे अन्य वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। और कभी भी आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।